हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का बहुत सारे एप्लीकेशंस कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ने किन किन चीज़ों के बारे में अपने एप्लीकेशंस में बताया। हम लोग देखते हैं, हेडिंग देंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट एप्लीकेशन वह था एटम के अस्थिरता को लेकर, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, है ना, कि एटम स्टेबल है, अस्थिर है। इसके बारे में अपने फर्स्ट एप्लीकेशन में बताया, जो कि रदरफोर्ड का मेजर लिमिटेशन, बहुत बड़ा जो है सो दुष्परिणाम था उसके एटॉमिक मॉडल का, क्योंकि अपने एटॉमिक मॉडल में एटम के अस्तित्व के बारे में, एटम के अस्थिरता के बारे में नहीं बताया। उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हुए थे कि बोर्ड्स अपने एटॉमिक मॉडल के में जो बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उसमें एक यह भी पॉइंट था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एक गोलाकार रास्ता में, सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ को तो ऑर्बिट कहते हैं। और उस ऑर्बिट का जो ऊर्जा होता है वह फिक्स होता है और वह समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वह ऑर्बिट का ऊर्जा फिक्स है, वह समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो जब ऑर्बिट का एनर्जी ना कम होगा और ना ज्यादा होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी चूंकि वहीं पर है, तो जब ऑर्बिट ना न्यूक्लियस के सामने आएगा और ना ही ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सो कभी भी न्यूक्लियस से सामने या तो दूर नहीं जा सकता, जिसके कारण से जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक मॉडल जो है सो बोर्ड्स के द्वारा दिया गया, उसमें यह साफ तौर पर बताया गया कि एटम स्टेबल होते हैं। तो इस पॉइंट के आधार पर बोर्ड्स ने कहा कि एटम जो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, उसका अस्तित्व होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं, दूसरा जो एप्लीकेशन था इसमें इन्होंने क्या बताया, तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में जो बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट का हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली डिराइव करके बोर्ड्स ने बताया कि किसी भी एटम में जो ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो मैथमेटिकली वह पूरा एक्सप्रेशन के जरिए डिराइव करके बताया। हम लोग डेरिवेशन ना पढ़कर सीधा फॉर्मूला देखेंगे कि किस फॉर्मूला के जरिए हम लोग जो है सो किसी भी एटम का ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 into 10 to the power minus 8 into n square by z, और यूनिट होता है सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब n क्या है यहाँ पर और z क्या है तो देख लेते हैं। यहाँ पर n जो इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यह इंडिकेट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। और यहाँ पर जो z इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है कि किस एटम के ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। ओके, इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए n बराबर 2 करेंगे। इसी को हम लोग यूनिट चेंज करके लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला r इज इक्वल टू 0.529 into 10 to the power minus 10 n square by z, और सेंटीमीटर
को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, मीटर में। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। और इसी को हम लोग और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो है, इसका मतलब 10 का पावर 2 आ जाएगा मीटर। और इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 2 मीटर। इसीलिए यहाँ पर देखोगे 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 का पावर माइनस 2 इसमें क्या करेंगे, 8 कर देंगे। इसीलिए 8 की जगह क्या होगा, 10 मीटर में इसको लिखेंगे। और एक चीज ध्यान दोगे कि 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। 1 का पावर में जो ऐसे एक बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो इसको भी हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0.529, या तो पहले n स्क्वायर बाय z लिख सकते हैं, n स्क्वायर बाय z इनटू 0.529, और उसके बाद 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रम। क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम। तो यह इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग जो है सो किसी भी एटम के उसके किसी भी रेडियस का ऑर्बिट का रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, अगर मीटर में वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, अगर एंगस्ट्रम में वैल्यू चाहिए तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ओके, यह था सेकंड एप्लीकेशन। इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है हम लोग देखेंगे। तीसरा एप्लीकेशन में जो है सो नील्स बोर ने एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को भी हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में जो से बताया और एक्सप्रेशन के जरिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया, जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहे तो उसके एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बस हम लोग तीसरा एप्लीकेशन हो जाएगा, और यहाँ पर रेडियस के जगह पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ किसका, तो सॉरी एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहां पर उपस्थित है, ऑर्बिट में उपस्थित होगा, ऑफ एन ऑर्बिट, कि एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बोर्ड्स ने फॉर्मूला के जरिए बताया। और कौन सा फॉर्मूला है, तो E इज इक्वल टू माइनस 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और इसका यूनिट जो है जूल, जूल एनर्जी का यूनिट होता है पर एटम। पर एटम मतलब एक एटम में कितना जूल एनर्जी, एक एटम के किसी इलेक्ट्रॉन में कितना जूल एनर्जी होता है, इसका मतलब यह जूल पर एटम, मतलब एक एटम में कितना जूल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। यह फॉर्मूला माइनस 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। फिर से भाई यहाँ पर जेड क्या है, तो फिर से जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जिस एटम के इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना चाहते हैं एनर्जी, उसका एटॉमिक नंबर पुट करना पड़ेगा। एन क्या है, एन फिर से यहाँ पर क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है। इसका यूनिट को भी हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे कि जानते हैं हम लोग, या तो नहीं जानते तो बता दे रहे हैं कि सिंस 1 जूल बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 7 अर्ग, माइनस 7 अर्ग, यह भी यूनिट है, यह भी यूनिट है एनर्जी का। ओके, बस कन्वर्ट कर रहे हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर माइनस 7 अर्ग, इसको पढ़ते हैं, यह भी एनर्जी का ही यूनिट है। तो अगर जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो बस पावर में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E is equal to minus 21.79 into 10 to the power minus 19 in
इनटू क्या है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। उसके बाद जूल की जगह पर पुट करेंगे इस वैल्यू। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर -7 ना होकर +7 होता है, सिर्फ क्या होता है 10 का पावर 7 होता है। तब जूल पर एटम था, तो जूल की जगह पर हम लोग पुट करेंगे अर्ग का वैल्यू कितना हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर एटम, अर्ग पर एटम, कुछ इस तरह से। अब देखो यह भी 10 का पावर है, यह भी 10 का पावर है, साथ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -21.79 इनटू, इसको पहले लिखते हैं जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इनटू 10 का पावर -19, और पावर जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, -7 प्लस क्या हो जाएगा -19 प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे अर्ग पर एटम, दोनों को माइनस कर दो, तो अब जो वैल्यू आएगा E इज इक्वल टू -21.79 इनटू, इसको पहले लिख देंगे कितना हो जाएगा -12 इनटू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, फिर किस में लिए हुए अर्ग में लिए हुए, अर्ग पर एटम। तो जूल से अगर अर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें इसके 10 का पावर में जो इसका क्या होता है कन्वर्ट हो, 19 से कितना हो गया 12 हो गया। उसी तरह से इसका तीसरा जो है, तीसरा अगर हम लोग तीसरा यूनिट में इसको लिखना चाहें, जो कि ज्यादातर प्रयोग उसी का होता है कि 1 जूल बराबर होता है 6.242 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल V है और स्मॉल e है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन, कैपिटल V मतलब वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो यह भी जो है सो यूनिट है एनर्जी का। अगर जूल का वैल्यू हम लोग इतना पुट करें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जूल बराबर इतना पुट कर दें, यहाँ पर जूल है, अगर इतना वैल्यू पुट कर दें तो जो फॉर्मूला हम लोग को कैलकुलेट होगा एनर्जी का वो होगा E इज इक्वल टू -13.6 इनटू 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यह अलग अलग यूनिट्स में एनर्जी का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन में। तो अगर हम लोग को जूल में अगर एनर्जी को ज्ञात करना है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर अर्ग में ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यह था इसका तीसरा एप्लीकेशन, बोर्ड्स का तीसरा एप्लीकेशन, जो कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसका ऊर्जा को कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से इसका जो फोर्थ जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, उसमें इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से वह जो है सो रिवॉल्व कर रहा है, किस स्पीड से वह रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो है सो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी वह फॉर्मूला बताया। और वह क्या फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अगला जो है कि कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट, कि एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से, कितना वेलोसिटी से वह रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा जो फॉर्मूला बताया गया नील्स बोर के द्वारा, कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power 6 by m into यूनिट इसका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर m क्या है, फिर से यहाँ पर m इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इसको इंडिकेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग जो है सो याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो है सो वेलोसिटी को इजीली से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखोगे। उसके बाद अगला जो हम लोग वीडियो में देखेंगे, वह अगला वीडियो में देखेंगे इसका पांचवा एप्लीकेशन, क्या देखेंगे, पांचवा एप्लीकेशन, जो कि क्या है, जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसका पांचवा एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल वाली वीडियो में। तो आज के लिए एक चीज आप लोग ध्यान दोगे
यह जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, यह फॉर्मूला जो है सो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ किस एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 1 होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई एटम है तो उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वह होगा E is equal to Z by M into 2.18 into 10 to the power 6, उसके बाद मीटर पर सेकेंड। यह हो जाएगा सभी एटम्स के लिए, किसी भी एटम का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही बताता है कि किस एटम का हम लोग वेलोसिटी ज्ञात करना चाहें, किस एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ज्ञात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर z बराबर 1 अगर पुट कर दे तो फिर z बराबर 1 पुट कर देने से अब फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ था। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्ञात करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ओके।